ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग लास्ट लेक्चर में फोटोसिंथेसिस यानी पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में लाइट रिएक्शन क्या होता है, डार्क रिएक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने समझ ली थी। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और जेनेटिक्स के बारे में समझते हैं। आनुवांशिकता, इसके बारे में जेनेटिक्स। देखो, जेनेटिक्स हिंदी में क्या कहेंगे इसको? आनुवांशिकता। ठीक है, आनुवांशिकता, आनुवांशिकता। चलो देखो, अगर पूछेगा कि सबसे पहले कुछ हमें नाम याद रखने हैं कुछ साइंटिस्ट के, जैसे कि जेनेटिक्स, ये वर्ड पहली बार किसने दिया था? जेनेटिक्स, जेनेटिक्स, इस वर्ड को पहली बार किसने दिया था? ये दिया था वॉटसन ने। ये दिखाई दे रहे हैं, वॉटसन। जेनेटिक्स वर्ड पहली बार किसने दिया था? वॉटसन ने। जेनेटिक्स वर्ड पहली बार किसने दिया था? वॉटसन ने। ठीक है, वॉटसन। अच्छा, अब ये जो आनुवांशिकता है, जेनेटिक्स है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे अलग अलग टाइप के हम प्लांट्स ले लें या एनिमल्स ले लें, तो हर इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे हो, हर की अपनी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे कुछ पेड़ होते हैं बहुत मोटे होते हैं, लंबे होते हैं। कुछ पेड़ होते हैं छोटे होते हैं लेकिन फैले होते हैं। उसी तरीके से कुछ जानवर है बहुत तेज भागते हैं, जैसे चीता है बहुत तेज भागता है। कुछ जानवर है बहुत सुस्त है, एकदम नहीं भागते हैं, बहुत धीमे धीमे काम करते हैं, है ना। तो हर किसी की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है। वैसे ही अगर हम प्लांट सब्जियों की बात करें, तो कुछ सब्जियां हैं जिनका साइज लंबा होता है, कुछ सब्जियां हैं जो छोटे होते हैं, कुछ सब्जियां बहुत ही जो सूखा कंडीशन रहेगा उसमें भी वो सरवाइव कर जाएंगी, कुछ सब्जियां नहीं सरवाइव कर पाती हैं। तो ऐसे ही साइंटिस्ट ने देखा कि अगर हम एक काम करें कि ऐसी सब्जी जो सूखे में सरवाइव कर जा रही है, उसके अंदर के जीन्स को अगर हम निकालें और ऐसी सब्जी में डाल दें जो सूखे में सरवाइव नहीं कर पा रही है, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, है ना। तो इन सब चीजों के बारे में स्टडी करने के लिए हम जेनेटिक्स का सहारा लेते हैं, क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन, अगर हम बात करें कि इंसानों का सारा इंफॉर्मेशन किसमें छुपा होता है, तो जीन में छुपा होता है, हमारे जेनेटिक्स डीएनए में छुपा होता है। और ये डीएनए हो गया, जीन हो गया, ये कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस के अंदर। जब हम बायोलॉजी में अपना जूलॉजी सेक्शन पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने अच्छे से न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम, जीन, क्रोमोजोम तक, यहाँ तक देखा था कि क्रोमोजोम कैसे इंसानों में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम पाए जाते हैं, वो हमेशा पेयर्स में होते हैं। और क्रोमोजोम के कम होने या बढ़ जाने से होने वाला सिंड्रोम क्या क्या कहलाता है, हमने देखा था। ठीक है, तो आज हम उन सब की चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम ये समझेंगे कि भारत में जो जीन मॉडिफिकेशन है, कि क्या हम लोग जीन में बदलाव कर सकते हैं, इस पर रोक लगाई गई है या नहीं लगाई गई है, अगर पहली बार जीन मॉडिफिकेशन किया तो किसने किया, है ना। इन सब चीजों की चर्चा हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले समझ में आया कि ये जो जेनेटिक वर्ड है, ये किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक ने। लेकिन कहेगा कि आनुवांशिकता का पिता किसे कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। देखो, फादर, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं मेंडल को। ये जो पर्सन है इनका नाम है मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? मेंडल को। फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? मेंडल को। अभी बताऊंगा इन सब ने अलग अलग तरीके के सिद्धांत दिए हैं, वो क्या क्या दिए हैं। ठीक है, लेकिन कहेगा कि मॉडर्न फादर यानी आधुनिक जनक किसे कहते हैं? आधुनिक जनक, मॉडर्न फादर। मॉडर्न फादर तो कहते हैं टी.एच. मॉर्गन को। इसको टी.एच. मॉर्गन, ये जो है ये है टी.एच. मॉर्गन। आधुनिक फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? टी.एच. मॉर्गन को। टी.एच. मॉर्गन को। ठीक है, टी.एच.
मॉर्गन को। इतना क्लियर है? ओके। इसके बाद कहेगा कि अच्छा भारत में जीन की स्टडी लेबोरेटरी में सबसे पहले किसने करी? लेबोरेटरी में ले जा करके प्लांट्स के अंदर जो जीन है या एनिमल्स के अंदर जो जीन है, वो जीन की स्टडी या जीन को अलग अलग करने का काम किसने किया था? तो किया था हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना, ठीक है, ये है हरगोविंद खुराना। इन्होंने क्या किया था? भारत में जीन को अलग अलग करके उसे स्टडी किया था लेबोरेटरी में। तो लेबोरेटरी में जीन की स्टडी सबसे पहली बार किसने करी? हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने। कितना क्लियर हुआ? ओके, बताओ जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया था? जेनेटिक्स वर्ड वॉटसन ने। वैसे वर्ड याद रखना, वॉटसन ने। फादर किसे कहा जाता है? जेनेटिक्स का पिता किसे कहते हैं? मेंडल को। मेंडल को। आधुनिक जनक किसे कहते हैं? मॉडर्न फादर किसे कहते हैं? टीएच मॉर्गन को। टीएच मॉर्गन को। और जीन की स्टडी लेबोरेटरी में सबसे पहले किसने करी? हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने। कितना क्लियर है? अब देखो, ये जो मेंडल थे, मेंडल मेंडल ने गैमेट प्योरिटी का सिद्धांत दिया था। देखो, गैमेट प्योरिटी, गैमेट प्योरिटी, गैमेट प्योरिटी। कहेगा कि गैमेट प्योरिटी का सिद्धांत किसने दिया? मेंडल ने। गैमेट प्योरिटी का सिद्धांत मेंडल ने, ठीक है। गैमेट प्योरिटी का सिद्धांत मेंडल ने। और क्रोमोसोम के बारे में या क्रोमोसोम का सिद्धांत किसने दिया? तो टीएच मॉर्गन ने। क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का सिद्धांत किसने दिया? टीएच मॉर्गन ने। टीएच मॉर्गन ने। मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने 7 अलग अलग प्रकार के मटर के पौधे लिए थे। प्लांट, ठीक है। 7 अलग अलग तरीके के मटर के पौधे लिए थे। जैसे कि कुछ मटर के पौधे जिनकी हाइट ज्यादा होती हो, कुछ मटर के पौधे जिनकी हाइट कम होती हो, जिसमें कुछ ऐसे जिसमें ज्यादा फल लगते हो, जिसमें कम फल लगते हो, जो अलग कंडीशन में सरवाइव कर सके, ठंड में रह सके, जो गर्मी में रह सके, ऐसे अलग अलग तरीके के 7 मटर के पौधे लिए और उस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने जो रिजल्ट निकाला, उस सिद्धांत को कहा जाता है गैमेट प्योरिटी का सिद्धांत। अभी ये समझेंगे कि किस तरीके से जीन जो होता है वो एक एक पौधे का जीन दूसरे पौधे के जीन के ऊपर हावी हो जाता है, तो हमें दिखाई भी देता है। और कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो हमें दिखाई नहीं देते। जो दिखाई देता है हमें फिजिकली, उसे हम फेनोटाइप कहते हैं। और जो दिखाई नहीं देता है, हम उसे बाहर से बता नहीं सकते हैं, उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, ओके। तो पहले ये चीज बताओ कि जेनेटिक वर्ड किसने दिया? वॉटसन ने। वॉटसन ने। जेनेटिक्स का पिता किसे कहते हैं? मेंडल को। लेकिन मॉडर्न फादर किसे कहते हैं? आधुनिक जनक? टीएच मॉर्गन को। टीएच मॉर्गन को। टीएच मॉर्गन को। लेबोरेटरी में सबसे पहली बार जीन की स्टडी किसने करी? हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना ने, ठीक है, हरगोविंद खुराना ने। कितना क्लियर हुआ? अब हम ये समझते हैं कि जैसे अगर हम बात करें कि बताओ ये जीन कहाँ पर पाया जाएगा? जैसे ये कोई सेल है, इंसान का सेल है। इंसान के अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलता है? हमको सेंट्रोसोम देखने को मिल जाएगा, है ना। हमको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल जाएगा, गोल्गी बॉडी देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से अलग अलग और जो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही बीच में हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। अब इसी न्यूक्लियस के अंदर अगर हम देखते हैं को बड़ा करके, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या? क्रोमोसोम। हमें यहाँ देखने को क्या मिलेगा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कैसे रहते हैं? हमेशा पेयर्स में, है ना। क्रोमोसोम हमेशा पेयर्स में रहते हैं। तो ऐसे कर देता हूँ, बना के देखो, क्या ये
इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं रहता है। ये हो गया हमारा क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम। अब इस क्रोमोसोम को, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाया जाएगा, इस क्रोमोसोम को अगर हम यहाँ से पकड़ के खींचेंगे, ठीक है, निकालेंगे ऐसे ऐसे, यहाँ से अगर हम इसको निकालेंगे तो ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। जब इसको हम निकालेंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं डीएनए, है ना, डीएनए। जैसे ही क्रोमोसोम को हमने खींच करके बाहर निकाला तो हमें देखने को मिला उसमें डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, जिसे हमने कहा डीएनए, डीएनए। डीएनए को अगर और खींचेंगे, डीएनए को हम क्या करेंगे, और खींचेंगे, और खींचेंगे तो हमें देखने को मिलेगा जीन। जीन हमें क्या देखने को मिलेगा? जीन, जीन, ठीक है, जीन, जीन, समझ में आया? जीन। तो डीएनए को खींचे तो जीन निकला, क्रोमोसोम को खींचे तो डीएनए निकला, क्रोमोसोम को खींचा तो डीएनए निकला, और डीएनए को खींचा तो उसके अंदर जीन निकला। यानी हम कह सकते हैं कि जीन को मिला करके डीएनए बना है और डीएनए को मिला करके क्रोमोसोम बना है, डीएनए को मिला करके क्रोमोसोम बना है। तो कहेगा कि ये जो जीन था, जीन, इस जीन की डिस्कवरी किसने करी थी? जीन की डिस्कवरी, तो जीन की डिस्कवरी करी थी जोहानसन ने। देखो दिखाई दे रहा है, ये पर्सन है, इनका नाम है जोहानसन। जोहानसन, जोहानसन ने किसकी डिस्कवरी करी? जीन की। किसने बताया कि अगर हम डीएनए को खींचेंगे तो उसमें हमें जीन दिखाई देगा? ये जोहानसन ने बताया, जोहानसन ने। अब आगे चल करके और दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने स्टडी किया और उन्होंने बताया कि जो एक जीन होता है ना, एक जीन, वो कोई एक ही फंक्शन करता है। यानी बॉडी के अंदर जैसे किडनी बनाना है तो किडनी बनाने का काम किसी एक टाइप के जीन का होगा, आंख बनाना है तो आंख बनाने का काम किसी एक टाइप के जीन का होगा, सर का बाल बनाना है तो बाल बनाने का काम किसी एक टाइप के जीन का होगा। यानी एक जीन एक तरीके का काम करता है। अब तुमको पता है कि हमारे शरीर में अगर किसी चीज को बनाना है, सिंथेसिस करना है, तो उसके लिए चाहिए रहता है प्रोटीन। उसके लिए क्या चाहिए रहता है? प्रोटीन। अगर किसी इंसान के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाए तो क्या उसका बॉडी डेवलप करेगा? ऑर्गन्स बनेंगे? नहीं, ठीक है। तो प्रोटीन हमारे बॉडी को चाहिए रहता है ताकि सारे ऑर्गन्स अच्छे से डेवलप हो। तो दो जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था बीडल एंड टैटम, बीडल एंड टैटम। इन्होंने कहा कि एक जीन के पास एक ही तरीके का प्रोटीन पाया जाता है, उसे प्रोटीन को प्रोटीन न करके उन्होंने कहा एंजाइम, क्योंकि हमने पढ़ा है एंजाइम और हार्मोन्स आर नथिंग बट द प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो ब्लड में मिल जाए तो हार्मोन, ब्लड में ना मिले तो एंजाइम। तो कहेगा कि वन जीन, वन जीन, वन एंजाइम का सिद्धांत या हाइपोथेसिस किसने दिया था? बीडल एंड टैटम ने, बीडल एंड टैटम ने। जीन की खोज किसने करी? तो जोहानसन ने, जीन की खोज जोहानसन ने। लेकिन वन जीन और वन एंजाइम का कंसेप्ट किसने दिया? बीडल एंड टैटम ने, बीडल एंड टैटम ने, ठीक है, बीडल एंड टैटम ने। कितना क्लियर हुआ? बीडल एंड टैटम ने, ठीक। अब देखो, हमने ये जो छोटी मोटी बातें थी जो कभी कभी पूछता है एग्जाम में, उसको समझ लिया कि जैसे वर्ड किसने दिया, फादर किसे कहते हैं, मॉडर्न फादर किसे कहते हैं, पहली बार लेबोरेटरी में जो है स्टडी किसने करी, हरगोविंद खुराना ने, ये सब पढ़ लिया। अगर हम बात करें कि जैसे भारत में जब हरगोविंद खुराना ने लेबोरेटरी में स्टडी करा, लेबोरेटरी में स्टडी करा, तो उन्होंने क्या किया होगा? मैं यहाँ लिख दूं, हरगोविंद खुराना, ठीक है, खुराना। इन्होंने क्या किया कि जैसे मान लो ये बैगन है, बैगन को बनाते हैं, ठीक है, ये बैगन है। बैगन भी कई तरीके से आ गए हैं, मोटा वाला बैगन रहता है, लंबा रहता है, छोटा रहता है। तो मान लो इस बैगन का उन्होंने क्या किया, जीन जो था उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है, उसको बाहर निकाला, बाहर निकाल के उसकी क्या करी, सैंपलिंग कर दी। सैंपलिंग मतलब उसको अलग अलग कर दिया और ये स्टडी किया कि अच्छा
इसमें से कौन सा जीन है जो इस बैगन का ये क्राउन बनाया है, मतलब उसके ऊपर का रहता है ना हरा कलर का जो क्राउन जैसा स्ट्रक्चर रहता है, ताज जैसा ये बना है। कौन सा जीन है जो इसे बैगनी कलर दिया है? कौन सा जीन है जो इसके अंदर के सीड को बनाया है? कौन सा जीन है जो इसके डंठल को बनाया है? उन्होंने ये सारी स्टडी कर दी, ये सारी स्टडी कर दी। कौन सा जीन है जो इसके हाइट को मतलब बढ़ाता है, घटाता है? कौन सा जीन है जो इसे मोटा पतला करता है? ये सब कुछ उन्होंने लेबोरेटरी के अंदर कर दिया, जिसकी वजह से आज अगर आप देखोगे मार्केट में तो आपको हाइब्रिड वेजिटेबल्स देखने को मिलेंगे। जैसे ये बैगन पहले अगर इस साइज के आते थे तो आज बैगन लौकी के साइज के आने लगे हैं। क्यों? क्योंकि लौकी की अगर हम जीन देखें तो लौकी के अंदर कोई तो ऐसा जीन होगा जो उसकी लंबाई को बढ़ाता होगा, लंबाई को। तो अगर लौकी के लंबाई वाला जो जीन है निकाल करके इस बैगन के उस जीन से रिप्लेस कर दिया जाए जो इस बैगन की लंबाई को बढ़ाता था, तो अब बैगन जो पहले 2 सेंटीमीटर का होता था, समझो 2 सेंटीमीटर का है, अब वो 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। मतलब जितना लौकी का कैरेक्टरिस्टिक रहेगा कि जितना लंबा रहेगा उतना लंबा वो बैगन भी हो जाएगा, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हाइब्रिड, हाइब्रिड वेजिटेबल्स या हाइब्रिड प्लांट, हाइब्रिड प्लांट। लेकिन भारत में जो जीन मॉडिफिकेशन है, जीएम, इसको हम कहते हैं जीएम, जीन मॉडिफिकेशन, ये एनिमल्स वगैरह पर करना बैन है। ठीक है, कि हम जानवरों में जीन मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं, इंसानों पर नहीं कर सकते हैं कि इंसानों की क्लोनिंग करें, ये सब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये बैन है। लेकिन दूसरे देशों में जो जीन मॉडिफिकेशन है उस पर वर्क चल रहे हैं, लोग कर रहे हैं आराम से, सारा का सारा चीज अपने हिसाब से बना रहे हैं। ठीक है, तो हर गोविंद खुराना ने क्या किया? इतना क्लियर हुआ ये चीज, क्या भारत में जीन मॉडिफिकेशन लीगल है या इलीगल है? तो इलीगल है, बैन है, भारत में नहीं कर सकते हम लोग जीन मॉडिफिकेशन। हाँ, प्लांट वगैरह पे कर सकते हैं कि प्लांट में कभी कभी क्या होता है कि नई नई तरीके की डिजीज आ जाते हैं, तो ऐसे पौधे जो उन डिजीज से बच जाते हैं उनके जीन को निकालकर ऐसे पौधे में लगा दिया जाता है जो उस डिजीज से नहीं बच पाते हैं। तो अब ऐसे पौधे जो उस डिजीज से नहीं बच पा रहे थे उनके पास भी ऐसी ताकत आ गई कि वो डिजीज उनका कुछ नहीं कर पाता है। तो पौधों पर जीन मॉडिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, ओके, चलो बढ़िया। अब देखो, अब हम ये समझते हैं जैसे जो मेंडल था, मेंडल, ठीक है, मेंडल, इन्होंने कौन से सिद्धांत दिए? जैसे कि मैंने बताया कि इन्होंने गैमेट प्योरिटी का सिद्धांत दिया था। ठीक है, गैमेट प्योरिटी का सिद्धांत दिया और 7 अलग अलग तरीके के मटर के पौधे लिए और उनके साथ क्रॉसिंग करवाई। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेंडल का एक्सपेरिमेंट, मेंडल एक्सपेरिमेंट, मेंडल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मेंडल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने कहा कि जब मैंने क्रॉसिंग करवाया 7 टाइप्स ऑफ पी, मतलब मटर, 7 अलग अलग तरीके के मटर के पौधे लिए और उसके साथ क्रॉसिंग करवाई। तो क्रॉसिंग के बाद उन्होंने एक थियरी दी जिसको कहा गया डोमिनेंस थियरी। कौन सी थ्योरी दी? थ्योरी का नाम दिया डोमिनेंस थ्योरी, डोमिनेंस थ्योरी। ठीक है, डोमिनेंस थ्योरी। डोमिनेंस का मतलब क्या? किसी पर हावी हो जाना, किसी पर हावी हो जाना। उन्होंने ये देखा कि जैसे कोई जो मटर का पौधा था, मान लो उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी कि वो बहुत लंबा होता था, और एक मटर का पौधा था कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी कि वो लंबा नहीं होता था लेकिन दूर तक फैलता था। तो क्रॉसिंग के बाद ये पता चला कि जब ये पौधा तीसरा हाइब्रिड पौधा आया तो दूर तक तो फैल रहा था, साथ ही साथ वो लंबा भी हो रहा था। क्या हो रहा था? लंबा भी हो रहा था। यानी इस लंबे का प्रभाव, इस लंबे का प्रभाव इस बौने वाले पौधे पर पड़ गया। तो इसको हमने क्या कहा? डोमिनेंस थ्योरी, डोमिनेंस थ्योरी। अब ये जो डोमिनेंस है ये हमें दिखाई दे रहा है ना। कोई पौधा छोटा है, कोई पौधा बड़ा है, वो तो इजीली हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? फिजिकली उसे हम समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं? समझ सकते हैं।
तो उन्होंने कहा जब वो दिखाई दे देता है, फिजिकली हमें पता चल जाता है, तो उसको उन्होंने कहा फिनोटाइप। फिनोटाइप, फिनोटाइप, फिनोटाइप। लेकिन इसके जीन के अंदर भी बदलाव हुए, तो क्या जीन हम अपने नेकेड आईज से देख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं? नहीं। जब तक हम माइक्रोस्कोप से उसके क्रोमोसोम को ना निकाले, फिर उसकी स्टडी न करी, तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो जो चीज हमें दिखाई नहीं दे रहा था, उसको उन्होंने कहा कि जीनोटाइप, 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 जीनोटाइप। जो चीज दिखाई दिया उसे क्या कहा? फिनोटाइप। लेकिन जो चीज दिखाई नहीं दिया उसे क्या कहा? जीनोटाइप। बताओ। डोमिनेंस थ्योरी में उन्होंने क्या बताया कि जिसका जीन स्ट्रांग रहेगा, जिसका जीन स्ट्रांग रहेगा उसका प्रभाव दिखेगा। जिसका जीन स्ट्रांग रहेगा उसका प्रभाव दिखेगा, उसका प्रभाव दिखेगा। जैसे मैं इसको अगर लाइव एग्जांपल बताऊं, मान लो कि ये है एक पर्सन मिस्टर रॉबिन, और ये एक पर्सन है कि उनकी पत्नी है, क्या नाम दे दें, रबीना ले लेते हैं, ठीक है, रबीना। ठीक है। अब मान लीजिए कि रॉबिन का जो कलर है वो है ब्लैक, ब्लैक, और जो रबीना है, रबीना का कलर है ये व्हाइट, व्हाइट है। अब जब इन दोनों का क्रॉस होगा तो इनका जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा, बच्चा आएगा, चाइल्ड लिख देता हूं यहाँ पे, चाइल्ड। अब उस पर उसके जीन ज्यादा प्रभावी होंगे, ज्यादा दिखाई देंगे जिसका जीन स्ट्रांग होगा। मान लेते हैं कि अगर रॉबिन का जो ब्लैक कलर है, ये जो जीन अगर स्ट्रांग है, तो बच्चे में जो ब्लैक कलर है वो ज्यादा दिखाई देगा, यानी बच्चे का भी कलर कैसा होगा? ब्लैक होगा। वहीं अगर इनका जीन जो व्हाइट कलर रबीना है, रबीना का अगर जीन स्ट्रांग रहता तो बच्चे का कलर कैसा आता? व्हाइट आता। ठीक है। तो डोमिनेंस थ्योरी में मेंडल ने ये बताया कि जिसका जीन स्ट्रांग रहेगा, जिसका जीन स्ट्रांग रहेगा उसी का डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है आने वाली जनरेशन पर, आने वाली जनरेशन पर। तो जो हमें दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप। फिजिकली दिखाई दे उसे हम फिनोटाइप, और जो हमें फिजिकली दिखाई ना दे उसे हम जीनोटाइप, उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप, जीनोटाइप। इतना समझ में आया? ओके। अब चूंकि हमको पता है कि हर जीन अलग अलग काम करता है, उसके लिए एक जीन के पास एक ही तरीके का प्रोटीन होता है, तो हर एक जीन, मैं जीन को अगर जी से ऐसे रिप्रेजेंट करूं, जी, एक जीन, दो जीन, तीन जीन, चार जीन, तो सारे के सारे जीन एक दूसरे से अलग हैं। इसे हम कहते हैं आइसोलेशन, आइसोलेशन, आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेशन। तो जीनोटाइप में हमें क्या देखने को मिलता है? आइसोलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, जीनोटाइप में हमें आइसोलेशन। तो कहेगा कि आइसोलेशन का सिद्धांत या जीनोटाइप का सिद्धांत या फिनोटाइप का सिद्धांत ये किसने दिया? तो मेंडल ने दिया। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से बताया डोमिनेंस थियरी, और डोमिनेंस थियरी में उन्होंने कहा कि जिसका जीन स्ट्रांग होगा उसी का डोमिनेंस हमें नेक्स्ट जनरेशन में देखने को मिलता है। अगर हम उसे फिजिकली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो उसे उन्होंने कहा फिनोटाइप, और फिजिकली ऑब्जर्व नहीं कर पाते उसे हम उन्होंने कहा जीनोटाइप, जीनोटाइप, जीनोटाइप। कितना क्लियर हुआ? अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि पहले दो अलग अलग पौधे लेते हैं और उनकी हम क्रॉसिंग करवाते हैं। तो हम ये समझते हैं कि जब हम क्रॉसिंग करवाएंगे तो हमें कितने पॉसिबिलिटीज मिल सकते हैं। ठीक है, देखो पहले मैं यहां लिख देता हूं क्रॉसिंग। क्रॉसिंग के लिए हम क्या करेंगे कि दो पौधे लेंगे। ठीक है, ये एक पौधा है और एक पौधा है, एक पौधा है। ठीक है, एक पौधा है। देखो ध्यान से देखो, जीन क्या, जो जीन होते हैं, क्रोमोजोम होते हैं, क्रोमोजोम हमेशा पेयर्स में होते हैं। क्रोमोजोम हमेशा किस में होते हैं? पेयर्स में। तो इसके भी क्रोमोजोम किस में होंगे? पेयर्स में होंगे, पेयर्स में। हम ये मान के चलते हैं कि ये जो पौधा है
ये पौधा कैसा है, लंबा है, लंबा है, और इसका कलर जो है वो पीला है। ठीक है, इस पौधे की दो खासियत है, क्या, ये लंबा है और पीला है, लंबा है और पीला है। ठीक है, अब ये काम करते हैं, एक ही कलर का लेते हैं, कलर इसमें नहीं लेते हैं, एक ही कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं, एक ही कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं कि सिर्फ ये पौधा लंबा है। और ये पौधे की हम बात करते हैं कि ये पौधा बौना है। कैसा है, बौना है, पौधा बौना है। ठीक है, अभी कलर वगैरह हम जब डबल क्रॉसिंग करेंगे तब उसमें समझेंगे, है ना। डबल क्रॉसिंग अगर अभी समझ लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी हम क्या करें कि ये जो पौधा इधर हमने लिया वो लंबा है, और ये जो दूसरा पौधा है वो बौना है, बौना है। अगर लंबे और बौने का हम क्रॉसिंग करवाएंगे तो हमें कितनी पॉसिबिलिटीज मिलने की संभावना है, मतलब कि कितने अलग अलग तरीके के पौधे मिलने की संभावना है, वो हमें पता करना पड़ेगा। तो लंबे के लिए हम कोई एक उसका क्रोमोजोम ले लेते हैं कि मान लो लंबे का क्रोमोजोम है ये एल। ठीक है, दो क्रोमोजोम हमने ले लिया लंबे के लिए, लंबे के लिए क्रोमोजोम क्या ले लिया, एल, एल। ठीक है, लंबे के लिए क्रोमोजोम हमने ले लिया एल, कैपिटल एल। और बौने के लिए हम क्या ले लेते हैं, स्मॉल एल ले लेते हैं। बौने के लिए क्रोमोजोम क्या ले लेते हैं, स्मॉल एल, क्योंकि क्रोमोजोम हमेशा किस में रहते हैं, पेयर्स में, तो हमने पेयर्स में ले लिया क्रोमोजोम। ठीक है, क्रोमोजोम। अब देखो, अब जब इनकी क्रॉसिंग होगी तो इसके अंदर से एक क्रोमोजोम आएगा, क्योंकि क्रोमोजोम बनेंगे अल्टीमेटली दो ही पेयर्स में, तो एक यहां से आएगा और एक यहां से आएगा। ठीक है, ये इनकी क्रॉसिंग होगी। तो जब एक एक क्रोमोजोम आता है तो उसे हम कहते हैं सिंगल क्रॉसिंग या सिंगल क्रोमोजोम क्रॉसिंग, क्रोमोजोम क्रॉसिंग। ठीक है, सिंगल क्रोमोजोम क्रॉसिंग, सिंगल क्रोमोजोम क्रॉसिंग। अब अगर ये समझना हो कि कितनी संभावनाएं होंगी कि अगर एक लंबा पौधा और एक बौना पौधा को क्रॉस कराया जाएगा तो आने वाली जनरेशन में जो पौधा होगा वो क्या हो सकता है, क्या लंबा होगा या बौना होगा या लंबा बौना दोनों होगा, क्या हो सकता है, उसकी संभावना को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना चाहिए कि जितने भी क्रोमोजोम है, जैसे यहाँ पर एक क्रोमोजोम टोटल दो क्रोमोजोम है, तो दो का स्क्वायर कर दो, जितना भी क्रोमोजोम आए उसका स्क्वायर कर दो, तो कितना आया, 4। यानी हमें 4 संभावना मिलेगी, 4 अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ये जो तीसरा पौधा आएगा इन दोनों का जब हम क्रॉस करवाएंगे तो जो तीसरा पौधा बनेगा वो लंबा होगा, छोटा होगा, बौना होगा या लंबा बौना दोनों होगा। ऐसे हमें कितनी संभावना मिलेंगी, 4, 4। ठीक है, 4। पहले इतना क्लियर हो रहा है। क्रॉसिंग, सिंगल क्रॉसिंग, सिंगल क्रॉसिंग के लिए हमें क्या करना है, सिंगल क्रॉसिंग के लिए कुछ नहीं, हमें दो अलग अलग पौधे ले लेने थे। मैंने मान लिया कि एक लंबा पौधा लिया और लंबे पौधे का जो जीन था या जो क्रोमोजोम था उसको हमने एल ले लिया है, कैपिटल एल। ठीक है, कैपिटल एल। तो क्रोमोजोम हमेशा पेयर में होते इसलिए हमने 2 एल लिया। उसके लिए एक पौधा लिया हमने, बौना लिया। बौने का आप बोलो कि बी क्यों नहीं लिया, बी लेने को ले लो, लेकिन क्रॉसिंग करवाना है तो दोनों सिमिलर, मतलब कि थोड़े अच्छे से समझ में आए, इसके लिए हमें ये कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए हमने क्या लिया, यहाँ अगर कैपिटल एल लिया तो यहाँ पर स्मॉल एल ले लिया है। यहाँ पर भी क्रोमोजोम है 2 पेयर में। अब यहाँ से एक क्रोमोजोम आएगा और यहाँ से एक क्रोमोजोम आएगा, तभी तो 2 क्रोमोजोम हमेशा साथ में बनेंगे और इनकी क्रॉसिंग होगी, इनकी क्रॉसिंग होगी। तो हमें कितनी संभावना मिलेगी, 4 संभावना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 4 बॉक्स बनाने होंगे, 4 बॉक्स बनाने होंगे। देखो 4 बॉक्स बनाने होंगे, तो मैं 4 बॉक्स बना देता हूँ। ये हो गया हमारा 4 बॉक्स, 4 बॉक्स। अब क्रॉसिंग कैसे कराई जाती है पहले उसको समझो। क्रॉसिंग कराने के लिए जो भी क्रोमोजोम है, जैसे कैपिटल एल है, स्मॉल एल है, तो इसको ऊपर ऐसे लिख दो, कैपिटल एल, स्मॉल एल, हर बॉक्स के, हाँ, हर बॉक्स के यहाँ पर एक पहले एल फिर स्मॉल एल, और जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिख दो, एल और स्मॉल एल, एल और स्मॉल एल। ठीक है, एल और स्मॉल एल, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिख दो। अब देखो इसकी क्रॉसिंग कैसे होगी, इसका मल्टीप्लिकेशन पहले इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, बॉक्स के नीचे ही।
तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, कैपिटल एल, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कैपिटल एल स्मॉल एल, फिर उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो स्मॉल एल कैपिटल एल, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो स्मॉल एल स्मॉल एल, स्मॉल एल स्मॉल एल। कितना क्लियर हुआ? ओके ठीक है। अब देखो ये हमारे पास चार संभावनाएं होगी। एक, दोनों ही एल आए, दूसरा एल और स्मॉल एल होगा, या स्मॉल एल एल होगा और दोनों ही स्मॉल एल हो सकता है, अब बताओ जो दोनों कैपिटल एल है, कैपिटल एल किसको बता रहा था? लंबा को, ठीक है, लंबा को। उसके बाद यहाँ पर लंबा और बौना, यहाँ पर भी बौना लंबा लिखो या लंबा बौना लिखो, लंबा बौना, और यहाँ पर बौना, अच्छा देखो, जब कभी भी क्रॉसिंग होती है तो इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो प्योर और दूसरा इम्प्योर। ठीक है, प्योर मतलब जब दोनों जीन या दोनों क्रोमोसोम एक ही समान के हो तो उसे हम कहते हैं प्योर। लेकिन जब दोनों जीन अलग अलग हो जाएं, जैसे कि इसमें देखो ये लंबा में दोनों एल कैपिटल ही है तो इसे हम क्या कहेंगे? ये शुद्ध लंबा है, प्योर लंबा। ठीक है, प्योर लंबा। लेकिन इसमें एक कैपिटल एल है, एक स्मॉल एल है, क्या ये प्योर होगा? नहीं, ये होगा अशुद्ध, इसको हम कहेंगे इम्प्योर। लेकिन क्या ये बौना होगा या लंबा होगा? ये लंबा होगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है जो जीन स्ट्रांग होगा, हमने ये माना है कि जो लंबा वाला जीन है ये स्ट्रांग है, लंबा वाला जीन है क्या है? स्ट्रांग है, ये स्ट्रांग है। तो यहाँ पर आएगा इम्प्योर लंबा। ठीक है, तो बौना हटा दो यहाँ से, इम्प्योर लंबा। ठीक है, इम्प्योर लंबा। उसी तरीके से यहाँ पर भी देखो, यहाँ भी स्मॉल एल कैपिटल एल, तो क्या होगा? इम्प्योर। लंबा या बौना? तो लंबा, क्योंकि जो जीन स्ट्रांग हमने माना है वो अपना डोमिनेंस दिखाएगा, डोमिनेंस थ्योरी के हिसाब से। तो लंबा जीन यहाँ पर अपना डोमिनेंस दिखाएगा, ये इम्प्योर है, लंबा है, इम्प्योर है, लंबा है। और यहाँ पर दोनों ही बौने हैं, दोनों स्मॉल एल है, तो क्या होगा? प्योर बौना। कितना क्लियर हुआ? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कहूं कि इसमें से फिनोटाइप यानी फिजिकली हम ऑब्जर्व करके क्या बता सकते हैं? जो पेड़ होगा वो 3 बार ऐसी पॉसिबिलिटी होगी कि वो लंबा हो सकता है, लंबा हो सकती है, और एक बार ऐसा पॉसिबिलिटी होगा कि वो बौना हो सकता है। यानी 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो पेड़ जब हम लंबा और बौने में क्रॉस करवाएंगे, 3 पॉसिबिलिटी ऐसी है कि वो लंबा पौधा क्या होगा? लंबा होगा, क्योंकि हमने ये माना है कि हमारा जो लंबा पौधा है उसका जीन स्ट्रांग है। तो हम यहाँ कहेंगे 3 बार लंबा रेस टू 1, एक बार बौना, यानी 3 बार लंबा और एक बार बौना। 4 पॉसिबिलिटीज में से 3 पॉसिबिलिटी ऐसी है कि पौधा लंबा होगा और एक पॉसिबिलिटी ऐसी है कि पौधा बौना होगा। ये हमने फिनोटाइप, क्योंकि फिजिकली हमने ऑब्जर्व कर लिया। लेकिन अगर हम जीनोटाइप की बात करें, जीनोटाइप देखो, जीनोटाइप को निकालने के लिए हम ऐसे, जैसे हमने मल्टीप्लाई किया ना, ऐसे जाते हैं। जीनोटाइप को निकालने के लिए हम कैसे जाते हैं? जैसे हमारा मल्टीप्लिकेशन हुआ रहता है। तो अगर हम ऐसे जाएं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले क्या आया है? एक बार लंबा आया है, फिर ऐसे जाएंगे, एक बार लंबा मतलब प्योर आया है। यहाँ लंबा अभी भूल जाओ, लंबा तो किसमें था? लंबा था फिनोटाइप में। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक बार प्योर है, फिर यहाँ से गए तो इम्प्योर, यानी 2 बार इम्प्योर है। फिर यहाँ गए तो एक बार प्योर है, यानी एक बार प्योर, 2 बार इम्प्योर, फिर एक बार प्योर। याद रखना, जीनोटाइप को बनाते वक्त हमें जैसे हमारा मल्टीप्लिकेशन हुआ रहता है वैसे जाना पड़ता है।
ठीक है, जैसे हमारा मल्टीप्लिकेशन हुआ रहता है वैसे जाना पड़ता है। लेकिन फिनोटाइप में यानी फिजिकली में हम काउंट कर लेते हैं कि कहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, कहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है। लंबा दिखाई दिया कितनी बार, एक बार लंबा, दो बार लंबा, तीन बार लंबा। तो 3 बार लंबा होने की संभावना है और एक बार बौना होने की संभावना है। लेकिन वहीं अगर हमें जीनोटाइप में देखना है तो जीनोटाइप में कैसे जाएंगे, जैसे हमारा ये हमने मल्टीप्लाई जैसे किया था, जैसे हमारी क्रॉसिंग हुई थी ऐसे, तो जैसे गए ऐसे में तो प्योरिटी दिखाई देगी कि एक बार प्योर है। फिर यहाँ गए तो हमें 2 बार इम्प्योर मिला, तो 1:2 और एक बार प्योर मिला 1:1। ठीक है, 1:2:1, 1:2:1, 1:2:1। इतना क्लियर हुआ। ये क्या था, ये सिंगल क्रॉसिंग था, सिंगल क्रॉसिंग। ठीक है, सिंगल क्रॉसिंग। सिंगल क्रॉसिंग में कितने जीन, 2। देखो ऐसे अलग अलग हैं तो जीन साथ में आ गए तो क्रोमोसोम। ठीक है, तो कितने जीन, 2 जीन, 2 जीन, तो कितनी संभावनाएं होंगी, इसका स्क्वायर कर दो तो 4 संभावनाएं होंगी, 4 संभावनाएं होंगी। इतना क्लियर हो रहा है। ठीक है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, कहीं पर कोई दिक्कत। अगर सिंगल क्रॉसिंग समझ में आ गया तो अब हम समझ लेते हैं डबल क्रॉसिंग में। ठीक है, डबल क्रॉसिंग में, डबल क्रॉसिंग में हमें किसी पौधे की 2 कैरेक्टरिस्टिक को लेना पड़ेगा। ठीक है, किसी पौधे का क्या लेना पड़ेगा, 2 कैरेक्टरिस्टिक लेना पड़ेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पौधा ना लेकर के हम एक काम करते हैं कि सीड ले लेते हैं, सीड यानी बीज ले लेते हैं, बीज ले लेते हैं। ठीक है, 2 बीज लेंगे और उस बीज की 2 कैरेक्टरिस्टिक हमें लेनी पड़ेंगे। ठीक है, एक बीज हम ऐसा लेते हैं कि ये गोल है और एक बीज हम ऐसा लेते हैं कि ये चपटा है। ठीक है, देखो ये बीज का 2 कैरेक्टरिस्टिक क्या लेना है कि पहले कैरेक्टरिस्टिक हमने लिया कि ये गोल है, गोल है, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका कलर जो है वो पीला है। कलर क्या है, पीला है, ऐसा हमने मान के चला। ठीक है, पीला है, पीला है। उसके बाद इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक 2 लिया कि भाई एक चपटा है, चपटा है, और इसका जो कलर है वो मान लेते हैं हरा है। इसका कलर क्या है, हरा है, इसका कलर हरा है, इसका कलर हरा है ना। ठीक है, अब देखो, अब गोल के लिए भी इसका क्रोमोजोम होगा। गोल के लिए हम क्रोमोजोम ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कैपिटल आर, और पीला के लिए क्रोमोजोम ले लेते हैं कैपिटल वाई। पीला के लिए हम क्रोमोजोम क्या ले लेते हैं, कैपिटल वाई। उसी तरीके से जब हम चपटा के लिए लेंगे तो यहाँ अगर आर आर लिए हैं तो यहाँ पर स्मॉल आर ले लेते हैं, और यहाँ पर वाई लिए हैं तो यहाँ पर स्मॉल वाई ले लेते हैं। ठीक है, स्मॉल वाई ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम क्रॉसिंग करवाएंगे तो हमें ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। जितने कम से कम वर्डिंग्स रहेंगे उतने अच्छे रहेंगे, जितने कम से कम लेटर रहेंगे उतने अच्छे रहेंगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब जब क्रॉसिंग होगी तो देखो एक जीन इसमें से निकल के आएगा, एक जीन इसमें से निकल के आएगा, फिर एक जीन इसमें से निकल के आएगा और एक जीन इसमें से निकल के आएगा। यानी एक आर यहाँ आएगा, एक स्मॉल आर यहाँ आएगा, एक कैपिटल वाई यहाँ आएगा और एक स्मॉल वाई यहाँ आएगा। ठीक है, स्मॉल वाई यहाँ आएगा। तो बताओ टोटल कितने जीन हो गए, 4, टोटल जीन 4। तो बताओ कितनी संभावनाएं होंगी, कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, तो स्क्वायर कर दो, 4 चौका 16, यानी 16 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि जब हम एक गोल और पीले कलर के सीड को किसी चपटे और हरे कलर के सीड के साथ, बीज के साथ हम क्रॉसिंग करवाएंगे तो हमें 16 संभावनाएं मिल सकती हैं कि कैसे कैसे तरीके के जो सीड वो बन सकते हैं। समझा, जैसे इसमें हमने करवाया था तो हमें 4 संभावना मिली थी, वैसे इसमें कितनी संभावना मिलेगी, 16 संभावना मिलेगी। यानी कि हम ऐसे करेंगे कि आर, स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो देखो यहाँ पर एक क्रोमोजोम, यहाँ पर एक क्रोमोजोम, क्रोमोजोम पेयर में हो गए, पेयर में हो गए। ठीक है, पेयर में हो गए। तो देखो क्योंकि यहाँ पर हमने 2 कैरेक्टरिस्टिक लिया है, गोल पीला, चपटा हरा,
गोल पीला चपटा हरा, इसलिए हम इसे कहेंगे डबल क्रॉसिंग। इसे क्या कहेंगे? डबल क्रॉसिंग। डबल क्रॉसिंग। सिंगल क्रॉसिंग में हमें 4 संभावना मिलती, लेकिन डबल क्रॉसिंग में हमें 16 संभावनाएं मिलेंगी। 16 संभावनाएं मिलेंगी। चलो देखते हैं कि 16 संभावनाएं क्या क्या है। तो इसके लिए हमें कितने बॉक्स बनाने पड़ेंगे? 16 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। पहले हम बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, हो गए 16। 4 चौका 16 ना। हाँ, अब हम लिख लेते हैं। यहाँ पर कैसे लिखेंगे? तो आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो क्या ऐसे अलग अलग लिखेंगे सबको? ऐसे अलग अलग लिखेंगे। देखो कितने हैं, 1 2 3 4। हमें यहाँ पर भी कितना है हमारे पास, अगर हम देखेंगे तो देखो कैसे लिखेंगे इसको। देखो पहले ये जो है, ये इस कैपिटल आर का इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, और इसका फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, फिर स्मॉल आर का इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो सारा सब एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, है, सब एक दूसरे के साथ। तो जैसे हम लिखेंगे तो पहले क्या आ जाएगा, आर वाई। क्रोमोजोम हमेशा तो पेयर में होने चाहिए, तो यहाँ हो जाएगा आर कैपिटल वाई। इसके बाद आर स्मॉल वाई, आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर स्मॉल आर और स्मॉल वाई। मैंने बताया कि जो चीज ऊपर रहती है सीधा वही नीचे कॉपी कर दो। तो यहाँ हो जाएगा आर कैपिटल वाई, आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब चलो क्रॉसिंग करते हैं। देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो सेम टू सेम वही आ जाएगा कि आर, आर का आर और वाई का वाई वाई, है ना। आर का मल्टीप्लाई आर और वाई का वाई। अब इसमें मैथ नहीं लगाना है, स्क्वायर नहीं करना है, जो है उसको वैसे ही लिखना है। ठीक है, लेटर में। ओके, उसके बाद यहाँ करेंगे तो यहाँ आर 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 और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर उसके बाद यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, क्योंकि यहाँ भी कैपिटल यहाँ भी कैपिटल। उसी तरीके से यहाँ पर करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसके साथ करेंगे तो यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई। देखो कैपिटल वाले को पहले लिख रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि ये जो कैपिटल वाला है, ये वाला जो जीन है ये स्ट्रांग है। इस जीन को हम इसका जीन क्या मान लेंगे, हम इसका जो जीन है वो स्ट्रांग है। तो स्ट्रांग वाले को हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसके साथ हुआ तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसके साथ आएगा, इसके साथ आर आर स्मॉल वाई, फिर यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ आएगा थर्ड में कैपिटल आर स्मॉल आर और दोनों ही स्मॉल वाई। ठीक है, फिर यहाँ जाओ, यहाँ पे यहाँ देखो स्मॉल आर है कैपिटल आर है यहाँ पे, तो हम कैपिटल वाला पहले लिखेंगे आर स्मॉल आर और दोनों ही कैपिटल वाई, है ना। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ पर देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर उसके बाद स्मॉल आर का इसमें साथ जाएगा यहाँ पे, है ना। आर आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर यहाँ पर देखो स्मॉल आर कैपिटल आर, तो आर आर
और वाई स्मॉल वाई, फिर यहाँ आर आर स्मॉल वाई, फिर यहाँ पर जाएगा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पर जाएगा तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। इतना समझ में आ गया? ओके। अब देखो, अगर हम इसमें बात करें कि ये जो कैपिटल आर है ये किसका है? ये है गोल का, और कैपिटल वाई पीला का, ठीक है, पीला का, और स्मॉल आर चपटा है और स्मॉल वाई हरा है, ठीक है। तो बताओ, यहाँ पर दोनों ही कैपिटल हैं, आर भी और वाई भी। मैंने बताया था कि जब दोनों ही सेम हो, कैरेक्टरिस्टिक दोनों का सेम हो तो उसे हम कहते हैं प्योर। तो प्योर को मैं पी से रिप्रेजेंट कर दूं, पी। और ये कैपिटल आर किसका है? गोला का या चपटा का? तो गोला का, ठीक है, गोला का। ये हो जाएगा गोला। और वाई क्या बताता है? पीला, ठीक है, गोला और पीला। यानी ये प्योर गोला और पीला होगा, मतलब जो सीड होगा वो गोला होगा और पीला होगा, वो प्योर एकदम, उसमें कोई दो राय नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आर क्या है? गोला, और वाई पीला, तो पीला ही डोमिनेट करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी देखो, गोला वाई पीला, लेकिन क्या ये सब प्योर होंगे? नहीं। यहाँ पर स्मॉल वाई कैपिटल वाई भी है तो ये इम्प्योर हो जाएगा, ये भी इम्प्योर हो जाएगा, ठीक है, इम्प्योर। इसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये भी कैपिटल आर है, कैपिटल वाई है, तो गोला पीला डोमिनेंट यही करेगा और इम्प्योर हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये भी इम्प्योर होगा, लेकिन गोला पीला, ठीक है। और यहाँ देखो, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, है ना, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, तो ये क्या होगा? ये गोला, और ये स्मॉल वाई किसको बताता है? स्मॉल वाई हरा को बताता है, हरा। लेकिन ये भी क्या है? इम्प्योर है, ये भी इम्प्योर है ना। सॉरी, ये इम्प्योर कैसे होगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम इसको देखें, कैपिटल आर दोनों सेम है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई दोनों ही सेम है, ये भी क्या होगा? प्योर होगा, ये भी प्योर होगा। यानी कि पूरी तरीके से गोला होगा और पूरी तरीके से हरा होगा, ठीक है, पूरा गोला और पूरा हरा होगा, पूरा गोला और पूरा हरा होगा, ठीक है, पूरा गोला और पूरा हरा होगा। ओके। इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्या है? आर यानी गोला, वाई यानी पीला, है ना, पीला, तो इम्प्योर है। यहाँ पर भी आर यानी गोला, वाई यानी पीला, पीला नहीं, हरा, ठीक है, वाई यानी हरा। तो यहाँ देखो, यहाँ पर ये गोला जो है, गोला और ये हरा है, ये इम्प्योर ये भी होगा, क्योंकि ये तो पूरा प्योर हरा है, लेकिन ये क्या प्योर गोला है? नहीं, प्योर गोला नहीं है, और ना ही प्योर चपटा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ दिखाओ, यहाँ पर गोल, वाई क्या है? पीला, प्योर या इम्प्योर? तो इम्प्योर। आर क्या है? गोला, वाई पीला क्यों? क्योंकि यहाँ पर कैपिटल वाला डोमिनेट करेगा, तो इम्प्योर है। यहाँ पर देखो, स्मॉल आर है, स्मॉल आर यानी चपटा, और कैपिटल वाई यानी पीला, तो दोनों सेम है, तो ये क्या होगा? प्योर होगा, है ना, प्योर। इसके बाद यहाँ पर स्मॉल आर यानी चपटा, और कैपिटल वाई यानी पीला डोमिनेट करेगा, ठीक है, लेकिन ये भी क्या है? इम्प्योर है। उसी तरीके से यहाँ पर देखो, आर गोले को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ कैपिटल वाई पीला, ये क्या होगा? इम्प्योर होगा। आर गोला और स्मॉल वाई तो हरा,
हरा, ठीक है, हरा। लेकिन ये भी क्या है, इम्प्योर है। स्मॉल आर चपटा, और वाई कैपिटल है पीला, इम्प्योर। स्मॉल आर चपटा, स्मॉल वाई हरा, यानी ये प्योर शुद्ध होगा, प्योर शुद्ध होगा, शुद्ध होगा, ठीक है, शुद्ध होगा। अच्छा, अगर हम इसमें कहूं कि फिनोटाइप बताओ, फिनोटाइप, फिनोटाइप यानी कि काउंट करके बताओ कि तुम क्या ऑब्जर्व कर सकते हो कितनी बार। तो अगर हम देखें गोला पीला, गोला पीला, गोला पीला, गोला पीला, गोला पीला, गोला हरा, तो पहले यहां तक गोला पीला कितना हुआ, 1 2 3 4 5। इसके बाद अभी इसको कॉपी में रखो, फिर गोला पीला 6 6, फिर गोला पीला 7, गोला पीला 8, ठीक है, फिर चपटा चपटा गोला पीला 9। देखो मैं यहाँ से कट करते चलता हूँ, देखो गोला पीला 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7, उसके बाद गोला पीला 8, फिर उसके बाद गोला पीला 9 9, यानी हमें 9 गोला पीला मिला, गोला पीला 9 मिला, ठीक है, गोला पीला 9 मिला। उसके बाद क्या बचा है, फिर गोला हरा 1, गोला हरा 2, गोला हरा 3, ठीक है, गोला हरा 3। इसको मैं दूसरे कलर से काटता हूँ, तो गोला हरा 1, फिर गोला हरा 2, और फिर गोला हरा 3, यानी 3 गोला हरा मिला, ठीक है। उसके बाद चपटा पीला 1, चपटा पीला 2, चपटा पीला 3, है ना, चपटा पीला 1, चपटा पीला 2, चपटा पीला 3। तो इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, देखो चपटा पीला 1, चपटा पीला 2, चपटा पीला 3, ये हो गया 3। और फिर मिल गया चपटा और हरा 1, चपटा और हरा 1। तो यहाँ से ऐसे काट दूं, चपटा हरा 1। यानी अगर हम फिनोटाइप में देखेंगे तो हमें मिलेगा 9:3:3:1, 9:3:3:1। देखो 9 3 12 3 15 16, 16 पॉसिबिलिटी यहाँ पूरा दिखा रहा है कि 9 बार ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि गोला पीला हो, 3 पॉसिबिलिटी है कि वो गोला हरा हो सकता है, 3 पॉसिबिलिटी है कि वो चपटा पीला हो सकता है, और 1 पॉसिबिलिटी है कि वो चपटा हरा हो सकता है, चपटा हरा हो सकता है। याद रखना यहाँ पर हमने जो डोमिनेंस लिया है वो इसका लिया है, ठीक है, कि गोला रहेगा तो भी डोमिनेंस करेगा, पीला रहेगा तो भी डोमिनेंस करेगा, यानी आर दिखा कैपिटल तो डोमिनेंस करेगा, और वाई दिखा कैपिटल तो भी डोमिनेंस करेगा, ठीक है, ओके। अब उसके बाद अगर हम जीनोटाइप की बात करें, इसकी जीनोटाइप, तो बताओ जीनोटाइप के लिए मैंने क्या बताया था, कैसे हमें निकालना है, हमें जैसे हमारा मल्टीप्लिकेशन हुआ वैसे निकालना है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे जाएंगे, देखो अब इसमें हमें प्योरिटी इम्प्योरिटी काउंट करना है। ऐसे गए तो एक लाइन क्रॉस हुआ, क्या आया, प्योर। तो मैं यहाँ जीनोटाइप लिखता हूँ, यहाँ पे जीनोटाइप, तो मैं लिखा 1:2। फिर दूसरे में गया, यहाँ 2 खाना गया, तो क्या आया, इम्प्योर, इम्प्योर, है ना, इम्प्योर, इम्प्योर। तो क्या हो गया, 2:2। इसके बाद तीसरे में गया, तो यहाँ देखो, यहाँ पर है 2, 2 इम्प्योर है और 1 प्योर है, 2 इम्प्योर है और 1 प्योर है। तो हमें डोमिनेंस किसको देना है, प्योरिटी वाले को। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 प्योर रेस टू 2 इम्प्योर, 2 इम्प्योर। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे तो चारों 1 2 3 4, चारों ही इम्प्योर है, तो रेस टू 4, रेस टू 4। अब उसके बाद देखो फिर से अगर हम यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर 1 इम्प्योर, 1 इम्प्योर, 1 प्योर, 1 इम्प्योर। अब यहाँ से हमें जस्ट उल्टा करना है कि अब यहाँ हमें इम्प्योरिटी को ज्यादा प्रोमिनेंट देना है, इम्प्योरिटी को। तो यानी 2 बार इम्प्योर है और 1 बार प्योर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2:1, 2:1। यहाँ पर पूरा आएगा नहीं, तो हम एक काम करते हैं, तो यहाँ दूसरे स्लाइड पे लिखते रहते हैं कि अभी हमारा जो जीनोटाइप आया था, जीनोटाइप ये क्या आया है, पहले आया है 1:2, 1:2, 4:2। देखो यहाँ 1:2:1, इसके बाद 2:4:2, 2:4:2, फिर उसके बाद 1 आया है। अभी यहाँ पर देखना है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ नीचे जाएंगे
तो दोनों ही इम्प्योर है, तो रेस टू 2, और फिर नीचे प्योर है तो रेस टू 1, यानी कि 1 रेस टू 2 रेस टू 1। तो देखो यहाँ पर देखो पहले के तीन खाने ये वाले 1 रेस टू 2 रेस टू 1, और लास्ट के 3 खाने सेम है 1 रेस टू 2 रेस टू 1, और बीच का सिर्फ अलग है कि 2 रेस टू 4 रेस टू 2, ठीक है, 2 रेस टू 4 रेस टू 2। ये अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो डबल क्रॉसिंग में हमें इतने जीनोटाइप मिलेंगे, और इसमें भी देखो सारी पॉसिबिलिटी हैं, 16 पॉसिबिलिटी को भी दिखाएंगे, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, टोटल 16, ठीक है। तो ये भी जीनोटाइप भी 16 पॉसिबिलिटीज को बता रही हैं, 16 पॉसिबिलिटीज को बता रही हैं। इतना क्लियर हुआ? ओके, तो बताओ फिनोटाइप में हमें 9 रेस टू 3 रेस टू 3 रेस टू 1, लेकिन जीनोटाइप में हमें देखने को मिला कि 1 रेस टू 2 रेस टू 1, 2 रेस टू 4 रेस टू 2, और 1 रेस टू 2 रेस टू 1, 1 रेस टू 2 रेस टू 1। ये क्लियर हुआ? इसको जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना अधिक याद रहेगा। अलग अलग तुम कलर या अलग अलग साइज ले करके अपने से बनाने की कोशिश करो, वो ज्यादा समझ में आएगा। इतना क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो आज के लिए इतना रखते हैं, और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।